अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे और इसके साथ साथ वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के हवाले से बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको किस तरह से सी प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में जाना था, कीवर्ड्स को पढ़ा था और हमने वेरिएबल्स की डेफिनेशन की हद तक पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज वहीं से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, इट विल बी वेरिएबल्स, डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। इन टॉपिक्स को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कवर करेंगे। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल जो है हमारे पास, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स का डेटा मौजूद होता है। तो जो कंप्यूटर जब भी जैसे ही ऑन होता है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर लोड हो जाता है, जिसको हम विंडोज या मैकिन्टॉश या यूनिक्स लिनक्स कहते हैं। तो वो लोड हो जाता है, वो काफ़ी सारी मेमोरी लोकेशंस को यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि मेमोरी के अंदर कंप्यूटर का सारा डेटा सेव किया जाता है। और जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें मुख्तलिफ हिस्से या खाने या बॉक्सेस कह लें बने होते हैं और उनको वो ऑक्युपाई करते हैं। अब वेरिएबल जो होता है वो असल में उसी मेमोरी में उसी एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर मेमोरी सेल को जाकर ऑक्युपाई करता है और उसमें अपना डेटा रखवा देता है। तो यूं समझ लें, वो मेमोरी के अंदर वो जो हमने एक सेल के अंदर जो डेटा रखा होता है तो उस सेल को जो नाम दिया जाता है वो वेरिएबल कहलाता है। उस मेमोरी सेल में हम इंफॉर्मेशन या डेटा सेव करते हैं और वेरिएबल असल में एक कंटेनर के तौर पे जॉब परफॉर्म करता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं उनका यूज कहाँ होता है? कंप्यूटेशंस वगैरह अगर हमने परफॉर्म करनी हो प्रोग्राम में, और इसके अलावा अगर हमने कोई इनपुट डाटा लेना है या उसको प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। अब वेरिएबल की वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, क्योंकि इसका नाम ही वेरिएबल है। वेरिएबल मींस ऐसी चीज जिसको बदला जा सके, जिसको चेंज किया जा सके। तो वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहीं पे भी चेंज की जा सकती है, लेकिन वेरिएबल का जो नेम होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वन टाइम जब आप वेरिएबल का नेम फिक्स कर देते हैं या रख देते हैं तो उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो कंप्यूटर की मेमोरी के साथ अटैच हो गया है फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अब वो उसी नाम के साथ हम उस मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे। अच्छा, अब इस यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं मेमोरी की और इस पूरे वेरिएबल की और किस तरह से ये बनते हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखें, हमारे पास ये सामने एक टेबल की फॉर्म में आपको एक मेमोरी नजर आ रही है। फर्ज करते हैं कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें मेमोरी सेल्स पड़े हैं, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेमोरी सेल में 95 है, फिर 2.5 है। तो डिफरेंट तरह का डेटा मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस के ऊपर मौजूद है। अब मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पे डेटा तो मौजूद है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि इस मेमोरी लोकेशन में क्या डेटा है? तो इसके लिए कंप्यूटर हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस रखता है और उस एड्रेस को बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन का यूं समझ लें कि उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो अब जब भी कंप्यूटर ने 95 जो है इस वैल्यू को लेके आना है इस मेमोरी सेल में से, तो उसको मालूम है कि 95 जिस मेमोरी सेल में पड़ा है उसका एड्रेस 1084 है। तो इस तरह हर सेल का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मार्क्स था, और आप देख सकते हैं ये एरो के साथ नजर आ रहा है कि मार्क्स की तरफ से एक एरो जा रहा है, और एरो मार्क्स को मेमोरी में जो सेल मिला है वो फर्स्ट सेल है जिसमें 95
की वैल्यू पड़ी हुई है, यानी 95 मार्क्स हैं जो कि मेमोरी के फर्स्ट सेल में मौजूद हैं। अब यहाँ पे मार्क्स जो है ये वेरिएबल का नेम है और 1084 है ये इस वेरिएबल का मेमोरी के अंदर एड्रेस है, जबकि 95 जो है वो वेरिएबल की वैल्यू है या उसके कंटेंट है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजों को जाना, नेम ऑफ अ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल। तो आई होप कि इन तीनों चीजों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल का नेम, उसका एड्रेस और उसका कंटेंट, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। अब हर वेरिएबल जो कंप्यूटर में डेटा सेव करता है तो उसके अंदर डेटा की कोई ना कोई टाइप होती है जिसको हम डेटा टाइप का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा इंटीजर भी हो सकता है जिसमें अशारिया की वैल्यू नहीं है, डॉट नहीं है। इसी तरह डेटा डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट आता है। इसी तरह डेटा में अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं या कैरेक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। तो डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है डेटा टाइप का। तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है, हर वेरिएबल के हवाले से हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा, क्योंकि हर तरह का डेटा कंप्यूटर में उसका जो उसको मेमोरी असाइन की जाती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर को जो मेमोरी मिलती है वो 2 बाइट्स होती है, डेसिमल को जो मिलती है वो 4 बाइट्स होती है। इसी तरह जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसको मेमोरी 1 बाइट मिलती है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के डाटा को कंप्यूटर में मुख्तलिफ साइज की मेमोरी दी जाती है। तो इसलिए हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में कौन सा डेटा रखना है। तो अब आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना। तो हम असल में प्रोग्राम के अंदर इस चीज को डिक्लेयर कर देते हैं या इस चीज का ऐलान करते हैं कि जी इस वेरिएबल में इस तरह का डेटा मौजूद होगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप। कि वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप बताने का अमल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। तो इसके तीन हिस्से होते हैं जो सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। सबसे पहले वेरिएबल की डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम और लास्ट में सेमीकोलन जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो फर्स्ट इज डेटा टाइप, ये बताएगा हमें कि किस तरह का डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम, कि अब वो जो वेरिएबल बनेगा जिसको कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मिलेगी, तो उस मेमोरी को हम जिस नाम से यूज करेंगे वो नाम क्या होगा, वो उस वेरिएबल का वेरिएबल नेम होगा। तो ये असल में हम यूं समझे हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर में उस मेमोरी लोकेशन को इस नाम से यूज करेगा और लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का मार्क्स के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो इंट इज अ डेटा टाइप एंड मार्क्स इज द वेरिएबल नेम। सिमिलरली कैरेक्टर इज CHAR, इसको चार भी पढ़ते हैं, इसको कैर भी पढ़ते हैं, आप किसी भी तरह इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसका हमने ग्रेड के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सिमिलरली हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट मींस फ्लोटिंग पॉइंट हो जिसके अंदर, तो इशारिया वाली जो डेसिमल पॉइंट वाली डेटा टाइप है वो है फ्लोट। और हमने एक एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम एक फ्लोटिंग वैल्यू रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने एक एक लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन सी हमें फैसिलिटेट करती है कि आप एक ही डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को भी एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट जो सबसे एग्जांपल है, इसमें हमने इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, एज, मार्क्स एंड फैमिली साइज। लेकिन चूंकि ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स थे तो इसलिए हमने इनको कॉमा के साथ सेपरेट किया है। तो इट मींस जब भी हमने एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो हमने उनको कॉमा के साथ सेपरेट करना है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर हम
एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं तो इंटीजर टाइप के ही बाकी वेरिएबल्स डिक्लेयर हो सकते हैं सेम लाइन में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंटीजर डाटा टाइप में साथ किसी और डेटा टाइप का वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दें, यानी सेम ही एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन में किसी और डिफरेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए उनकी डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने जानी और यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल्स बनाते हैं और उनके नाम रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि अभी तक वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सी हमारे पास स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, एक स्ट्रांगली टाइप्ड होती है और दूसरी जो कि स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं होती। तो स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपको वेरिएबल को यूज करने से पहले बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में इस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा, यानी उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो ये कहलाता है स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल। और सी एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसके अंदर पहले डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को कि उसमें किस तरह का डेटा सेव किया जाएगा। और ये डिक्लेरेशन का बेनिफिट या इसका फायदा किसको होता है? कंपाइलर को। कंपाइलर इसकी मदद से जान लेता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा रखना है और उसके बाद फिर कंपाइलर उसी साइज की मेमोरी कंप्यूटर में एलोकेट करता है। इससे हमारी मेमोरी भी सेव हो जाती है, ना तो मेमोरी कम एलोकेट होती है और ना ही एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट होती है। तो जितनी रिक्वायर्ड होती है उस डाटा टाइप की अंदर रहते हुए उतनी ही मेमोरी कंप्यूटर या कंपाइलर डिक्लेयर कर देता है हमारे उस वेरिएबल को। तो इस हवाले से मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होती है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस में। और वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अ गुड प्रैक्टिस इज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आप शुरू में ही सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दें ताकि बाद में अगर प्रोग्राम को आपको मॉडिफाई करना पड़े तो फिर उसमें आपको कंफ्यूजन्स ना आए। और एक प्रोग्राम के अंदर आप जितने जरूरत के मुताबिक जितने चाहे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट इज हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दें तो इस अमल को कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यूं समझें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कि डिक्लेरेशन में तो हम वैल्यू असाइन नहीं करते, लेकिन अगर डिक्लेरेशन में हम वैल्यू भी असाइन कर दें, कोई वैल्यू उसके अंदर रखवा दें स्टार्टिंग में ही, तो वो बन जाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जिस तरह हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में जाना था कि डेटा टाइप होती है और फिर वेरिएबल का नेम होता है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, वेरिएबल की डेटा टाइप है, फिर नेम है, फिर एक इक्वल साइन है और फिर उसके बाद वैल्यू और स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो डेटा टाइप तो उसी तरह से कि किस तरह का वेरिएबल बनाने जा रहे हैं हम, और आगे वेरिएबल का नेम आ जाएगा और नेक्स्ट आएगा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम इक्वल टू साइन भी कहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मींस कि अब इस इक्वल टू के बाद वो वैल्यू आने जा रही है जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो असल में इस वेरिएबल में स्टोर होने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये वेरिएबल कंप्यूटर में इस वेरिएबल को जो मेमोरी असाइन की गई है उस मेमोरी सेल के अंदर ये डेटा रखवा दिया जाएगा। तो ये जो वैल्यू एक्चुअली मेमोरी में स्टोर होगी, जिस मेमोरी को वेरिएबल नेम पॉइंट कर रहा है या जिस मेमोरी के साथ वेरिएबल नेम अटैच है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ देखें, हमने इंट मार्क्स वाली जो लास्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी एग्जांपल ली थी, उसमें हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की थी। यहाँ पे हमने मार्क्स में 85 की वैल्यू इसको इनिशियलाइज करवा दी है। इट मींस अब ये मार्क्स का एक वेरिएबल बन गया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसके साथ साथ उसके अंदर 85 वैल्यू भी स्टोर कर दी गई है। इसी तरह कैरेक्टर ग्रेड वेरिएबल है, उसमें ए का एक कैरेक्टर स्टोर करवा दिया गया है, जबकि एवरेज के अंदर 70.5 की एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा दी गई है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन
क्यों ज़रूरी है या इसका क्या बेनिफिट है। तो देखें, जब कंप्यूटर हमारे वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट करता है तो वो मेमोरी पहले किसी न किसी प्रोग्राम के यूज़ में होती है, और जब प्रोग्राम वो उस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है। अब कंप्यूटर उस मेमोरी को क्लियर नहीं करता, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो पड़ी रहती है। तो अब फर्ज करते हैं वो मेमोरी हमारे किसी वेरिएबल को एलोकेट हो गई है, तो उसके अंदर वो जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी वो अभी भी मौजूद होगी, और उस वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। अब वो गार्बेज वैल्यू जो है, अब असल में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर वो एक जंक वैल्यू या गार्बेज वैल्यू मौजूद है, जो कि पहले किसी प्रोग्राम ने उस मेमोरी में रखवाई थी, जो कि अभी तक मौजूद है। अब अगर हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन किए बगैर या उसको इनिशियलाइज किए बगैर अपने किसी फार्मूला में यूज कर लें, तो उसके अंदर चूंकि वैल्यू जो मौजूद है वो तो पुरानी वैल्यू है जिसका हमें नहीं मालूम, तो उससे हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे, तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये जरूरी होता है, बहुत बेहतर होता है कि जब भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाए तो उनको उसके साथ ही इनिशियलाइज कर लिया जाए, ताकि हम ये गार्बेज वैल्यू की वजह से जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं इस प्रॉब्लम से बच सकें। तो यहाँ तक हमने वेरिएबल्स को भी आज फिर से डिस्कस किया, फिर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझा और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को जाना, और ये भी देखा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का क्या बेनिफिट है और ये क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों रेकमेंड किया जाता है, ताकि हम गार्बेज वैल्यू और इससे जनरेट होने वाले प्रॉब्लम से अवॉइड कर सकें। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो कॉन्सेप्चुअली भी और थ्योरेटिकली भी आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर।